वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने बात करी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अपन ने उस क्लास के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग की बात करी थी और फीचर्स की बात करी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अपन ने कहा था, क्या बात करी थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इनविजिबल और इंटेंजिबल और एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। अपन ने यही बात करी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो क्या कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ एंड क्रिएटेड बाय द लॉ। जब अपन ने लॉ की बात करी तो अपन ने क्या कहा था, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करी थी। आज अपन बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। देखिए, मेरिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी, फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब बात करें लिमिटेड लायबिलिटी की, तो सबसे पहली मेरिट्स जो है लिमिटेड कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की कि वहां पर लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स आर लिमिटेड। अपन ये कहते हैं कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट द शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यानी कि जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है उनकी लायबिलिटी उसी के एक्सटेंट तक उनकी लिमिटेड होती है। यानी कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, यानी कि जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है उसी लिमिट तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जॉइंट स्टॉक कंपनीज में नहीं होती है। सेकेंड अपन कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस अपन ने जब फीचर्स की बात करी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी में तब अपन ने कहा था कि इजीली ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो शेयर्स है अपन ने क्या कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दो स्मॉल यूनिट्स आर नॉन एज शेयर्स एंड शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। वो जब इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं इट मींस if a shareholder need cash then he sell his share in the market and get cash, so easily transferable of interest, यानी कि उस शेयर होल्डर का जो कंपनी का मेंबर भी है शेयर होल्डर भी है उसका इंटरेस्ट है कि उसको अभी कैश की रिक्वायरमेंट है। इफ ही रिक्वायर द कैश देन ही इजीली सेल द शेयर्स और हिज शेयर ऑफ द कंपनी इन मार्केट, मतलब वो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को इजीली मार्केट में सेल कर अपने आप को कैश प्रोवाइड करवा सकता है। फिर है परपेचुअल एक्सिस्टेंस। परपेचुअल एक्सिस्टेंस इट मींस द कंपनी एंजॉय फॉर परपेचुअल सक्सेशन। अपन ने फीचर्स में भी पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन। इट मींस company continue their business activities if his members are incapable, insolvent or death, यानी कि कंपनी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। No effect done on the company's health for the members are incapable, incapacity, insolvent, unsound mind or death of the members। कंपनी क्या करती है, perpetual existence रहती है, कंपनी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रन करती रहती है। फिर आ जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देयर इज ए ह्यूज एफर्ट्स ऑफ कंपनीज देयर की कंपनी अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास में बहुत सारे ऐसे चांसेस रहते हैं। कंपनीज क्या करती है, अपनी प्रॉफिट्स को या अक्रूड इनकम को, रिटेन्ड अर्निंग्स को अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। कंपनी अपनी प्रॉफिट्स को, अब जब कंपनी के पास में ह्यूज फाइनेंशियल फंड्स अवेलेबल होता है देयरफॉर इट्स प्रॉफिट रेट इज हायर। जब कंपनी के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है इट मींस उसका प्रॉफिट रेट भी ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट को, उस इनकम को या रिटेन्ड प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन में काम में ले सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट। देयर इज ए ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के पास में वही चीज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो कंपनी कैन मेक इजीली हायर प्रोफेशनल्स मैनेजर्स। कंपनी इजीली
प्रोफेशनल्स मैनेजर्स को हायर कर सकती है एंड दे कैन परफॉर्म द मैनेजरियल एक्टिविटीज इन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्या कहा? देयर इज ए ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो देयरफॉर द कंपनी कैन इजीली हायर द प्रोफेशनल्स मैनेजर्स। Those managers are performed the business activities management in business activities of the joint stock company, यानी कि यहाँ पर efficient management की भी कंपनी को मिल जाता है। फिर large amount of capital, कल अपन ने फीचर्स के अंदर भी बात करी थी कि joint stock companies capital are divided into the small units and those small units are known as shares and those shares are issued to the general public। जनरल पब्लिक को जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं तो यहां पर जो कंपनी के पास में कैपिटल कलेक्ट होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, यानी कि कंपनी के पास में कैपिटल, ह्यूज कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्टेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी टू इश्यू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर कैपिटल कलेक्ट करती है अपनी। ठीक है, मेरिट्स की बात करी, डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट अपना लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर लीगली कंपल्सरी टू द रजिस्ट्रेशन। और जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करते हुए रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है, यानी कि इट मींस कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी को करनी रहती है। सेकेंड अपना लिखा लैक ऑफ सिक्रेसी। जब कंपनी को ये लैक ऑफ सिक्रेसी की बात करी तो अपन ने कहा कि जब कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर्मेशन में, यानी कि कंपनी को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होते हैं और उन लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करते हुए रजिस्ट्रार के यहां सबमिट करने होते हैं। जब रजिस्ट्रार के यहां सबमिट करने होते हैं तो ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक और इट्स मेंबर्स और इट्स शेयर होल्डर्स। जब कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को पब्लिश करने के लिए, जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश करती है और अपने शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को प्रोवाइड करवाती है, देन द जो बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट सीक्रेट। सो अपन ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ सीक्रेसी इन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सीक्रेसी की कमी रहती है। थर्ड, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। क्या बताया? इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अपन ये कहते हैं कि कंपनीज बिजनेस इज नॉट मैनेज्ड बाय द ओनर्स बट इट इज मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स मैनेजर्स। कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज इज नॉट मैनेज्ड बाय द ओनर्स बट इट मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स मैनेजर्स एंड दे गेट सैलरी ऑफ देयर वर्क and they get salary of their work. So therefore there is no direct relation between efforts and rewards. So therefore there is no direct relation between efforts and rewards. अपन इसको इस तरीके से कहते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटी है वो उसके ओनर्स द्वारा तो मैनेज नहीं करी जाती। कौन मैनेज करता है? प्रोफेशनल मैनेजर्स करते हैं और उन मैनेजर्स को उसके बदले में कंपनी से सैलरी मिलती है, यानी कि प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता है। और वो जो एफर्ट्स करते हैं उसका रिवार्ड्स उनको उस परसेंटेज, उस रेशियो के अंदर नहीं मिल पाता है। इफ द कंपनीज प्रॉफिट आर इंक्रीज बट इट नॉट कंपल्सरी टू द इंक्रीज ऑफ सैलरी ऑफ मैनेजर्स। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करता है जिस रेशियो में, क्या उसी रेशियो में मैनेजर्स की सैलरी इंक्रीज करती है? नहीं करती ना। इसका मतलब क्या होता है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इसका मतलब जो मैनेजर्स कंपनी की मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही काम करते हैं। हायर प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से वो काम नहीं कर सकते। फिर अपनी बात आ जाती है न्यूमेरियस रेगुलेशंस, यानी कि कंपनी के पास में रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं जिसका कि उनको फॉलो करना है। कंपनी की अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को भी जनरल पब्लिक को और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवानी होती है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस की जब बात करी जाती है तो कंपनी को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है।
डिले इन डिसीजंस, कंपनी टेक डिसीजन, जॉइंट स्टॉक कंपनी टेक डिसीजंस इन देयर बोर्ड मीटिंग्स। कंपनी अपने जितने भी डिसीजंस होती है वो कब लेती है? बोर्ड मीटिंग्स में। एंड दोज डिसीजंस आर आल्सो प्रोवाइडेड टू हिज शेयर होल्डर्स, क्योंकि अपन ने कल बात करी थी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, एक्चुअल ओनर होते हैं। तो जो डिसीजंस होते हैं वो कंपनी को अपनी बोर्ड मीटिंग में लेने होते हैं और उन डिसीजंस को शेयर होल्डर्स को भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। यानी कि दोज डिसीजंस टेकन इन बोर्ड मीटिंग्स आर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, वो अपने इम्प्लीमेशन में डिले हो जाते हैं सबकी परमिशन के चक्कर में। तो अपने क्या कहा? डिले इन डिसीजंस। फिर आपने कहा ऑल्गेरिक मैनेजमेंट। ऑल्गेरिक मैनेजमेंट 10 तो अपन क्या कहते हैं नॉर्मली वे में अपन ये कहते हैं कि बोर्ड कंपनीज कंट्रोल आर, या कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो उसके एक्चुअल ओनर्स के पास में होता है। लेकिन अगर रियल प्रैक्टिस की बात करें तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू मेंबर्स, दैट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है, और दोज डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स, नॉट फॉर कंपनी और शेयर होल्डर। दोज डायरेक्टर टेक्स द डिसीजन हिज पर्सनल बेनिफिट, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कहते हैं। लास्ट अपन ने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स की जब भी बात करी जाती है तो अपन ये कहते हैं कि यहां पर बहुत सारे मैनेजर्स हो जाते हैं। जो भी मैनेजर्स हैं वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो इलेक्टेड पर्सन मैनेजमेंट्स होते हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स के होते हैं। तो उनके बीच में डिसीजंस को लेकर उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स भी रहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के वाइज अलग अलग मैनेजर्स होंगे तो उनके आपस में डिस्प्यूट्स होंगे। तो इस डिस्प्यूट्स के लिए भी ये चीज क्या हो जाती है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, उनके डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए। तो आज के अपने इस वीडियो में अपन ने बात करी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट इज 3 टाइप्स। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। इसकी अपन अपने अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।